नेतृत्व की कर्मचारी अभिमुख अवधारणा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नेतृत्व की कर्मचारी अभिमुख अभिमुख अवधारणा में नेता अधीनस्थों को मानव समझता है, न कि मशीन का कलपुर्जा। वह उनके सुख दुख का ध्यान रखता है तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थापित करने पर बल देता है। ई-मार्केटिंग को परिभाषित कीजिए। यह इंटरनेट पर वस्तुओं व सेवाओं के विपणन की प्रक्रिया है। यह एक प्रत्यक्ष विपणन का माध्यम है। इससे लागत में कमी आती है और अधिकतम लोगों तक पहुंच सुनिश्चित होती है। फिर वित्त के अल्पकालीन स्रोत में बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, समझाइए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट यह वित्त का अल्पकालीन स्रोत है जिसमें बैंक अपने चुनिंदा ग्राहकों को उनके खातों में उपलब्ध राशि से अधिक धनराशि निकालने का विकल्प देता है। इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। समय प्रबंधन में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन-कौन सी हैं? तो समय प्रबंधन में आने वाली मुख्य बाधाएं हैं जैसे कि लक्ष्यों व उद्देश्यों की अस्पष्टता और कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण न कर पाना, संसाधनों के नियोजन का अभाव, सभी कार्य स्वयं के द्वारा किया जाना। फिर पूर्वाधिकारी अंश की लागत को किस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है? तो पूर्वाधिकारी अंश को किस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है? तो पूर्वाधिकारी अंशों की लागत यानी कि केपी बराबर अधिमान लाभांश अपॉन में शुद्ध प्राप्ति इंटू 100। फिर है निगम आचार नीति का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो निगम आचार नीति उन नैतिक मूल्य या मानकों के समूह को संदर्भित करता है जो निगम की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे शेयरधारकों का समान व्यवहार करना, शेयरधारकों से समान व्यवहार करना, धोखाधड़ी, जालसाजी व भ्रष्टाचार को रोकना। फिर अनुकूलतम पूंजी संरचना के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। तो अनुकूलतम पूंजी संरचना के गुण, पहला न्यूनतम पूंजी की लागत हो, फिर अंशधारियों को सर्वाधिक लाभ हो, न्यूनतम जोखिम हो और सरलता से उपलब्ध हो। तो पूंजी की लागत तो न्यूनतम हो, न्यूनतम पूंजी लागत, अंशधारियों को सर्वाधिक लाभ और न्यूनतम तो जोखिम हो और सरलता से उपलब्ध हो। तो ये है अनुकूलतम पूंजी संरचना के किन्हीं दो गुण की जगह हमने 4 बता दिए। फिर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान को परिभाषित करते हुए भारत के 2 प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के नाम बताइए। तो जैसे कि वे वित्तीय संस्था जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हैं और वित्तीय मध्यस्थता का कार्य अर्थात जमा स्वीकार करना, ऋण और अग्रिम देना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नीतियां जुटाना आदि करते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहलाती हैं। कुछ उदाहरण है जैसे कि मुथूट फाइनेंस और आदित्य बिरला कैपिटल, बजाज फिनसर्व और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। फिर दीर्घकालीन ऋण प्राप्ति के स्रोतों में संपार्श्विक ऋण पत्र को समझाइए। तो संपार्श्विक ऋण पत्र यदि कंपनी द्वारा किसी ऋण की सुरक्षा में अपने ऋण पत्र गिरवी रखे जाएं, तो ऐसे ऋण पत्र को संपार्श्विक ऋण पत्र कहलाते हैं। तो किसी ऋण लिया है उसकी सुरक्षा के लिए अपने ही ऋण पत्र गिरवी रख दें, तो भाई इसको कहते हैं संपार्श्विक ऋण पत्र। गजब, ये तो बहुत ही शानदार है। फिर भारत के किन्हीं 2 स्टॉक एक्सचेंज के नाम और उनके सूचकांकों के नाम बताइए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका सूचकांक है सेंसेक्स 30 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका सूचकांक है निफ्टी 50। फिर है स्वचालित मार्ग, एफडीआई से क्या तात्पर्य है? तो स्वचालित मार्ग एफडीआई, इसमें विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, परंतु निवेश प्रक्रिया शुरू करने के 45 दिन के अंदर आरबीआई को सूचित करना अनिवार्य है। इसे बॉम्बे रूट भी कहते हैं। तो आवश्यकता तो नहीं है पर निवेश शुरू करने के 45 दिन के अंदर आरबीआई को सूचित करना जरूरी है, ठीक है, बॉम्बे रूट। फिर संघर्ष समाप्ति की प्रमुख 3 तकनीकें कौन सी हैं? तो पहला संप्रेषण,
दूसरा बाहर के व्यक्ति का सहयोग लेना, तीसरा है संगठन की संरचना में बदलाव करना, चौथा है साधनों को बढ़ाना, पांचवा है समझौता करवाना। तो संप्रेषण बाहर के व्यक्ति का सहयोग लेना, संगठन की संरचना में बदलाव करना, और फिर है साधनों को बढ़ाना और समझौता करना। फिर है स्केलेबल स्टार्टअप क्या है? तो स्केलेबल स्टार्टअप वह है जो एक आकर्षक और नवीन विचार के साथ शुरू होता है और लाभदायक व्यवसाय मॉडल को अपनाकर तेजी से लाभदायक कंपनी में विकसित हो सकता है। तो क्या है, जो आकर्षक और नवीन विचार के साथ तो शुरू होता है और लाभदायक व्यवसाय मॉडल को अपनाकर तेजी से लाभदायक कंपनी में विकसित हो सकता है। प्राय तकनीक और पूंजी आधारित है, जैसे कि गूगल हो गया, उबर हो गया आदि। भारतीय मूल की किन्हीं 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। तो हम 10 बताएंगे भाई। टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, आदित्य बिड़ला ग्रुप हो गया, आईटीसी हो गया, बजाज हो गया, गोदरेज हो गया, एल&टी हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई और एचसीएल हो गई। फिर वित्तीय विवरण की, तो ये वित्तीय विवरण कुछ अलग चीज है। अरे यार, ये अलग आ गया है। हम्म विपणन मिश्रण की अवधारणा को समझाते हुए इसके प्रमुख घटकों का उल्लेख करें। तो विपणन मिश्रण निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियां विपणन मिश्रण कहलाती हैं। तो क्या है, निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियां विपणन मिश्रण कहलाती हैं, अथवा उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन की गतिविधियों के संयोजन को विपणन मिश्रण कहते हैं। तो किसको? अथवा उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की गतिविधियों के संयोजन को विपणन मिश्रण कहा जाता है। फिर विपणन मिश्रण के प्रमुख घटक। तो घटक क्या है? उत्पाद विभिन्न बाजारों तथा ग्राहकों के लिए सर्वप्रथम उत्पाद नियोजन किया जाता है। ग्राहकों की रुचि के अनुसार वस्तुओं के उत्पाद का रंग, रूप, आकार, प्रकार व शर्तें निर्धारित की जाती हैं। फिर स्थान में क्या है? तो विपणन के लिए महत्वपूर्ण है ग्राहक द्वारा मांगी गई वस्तु उसे उचित समय पर उचित स्थान पर उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है। फिर है मूल्य। मूल्य क्या है? मूल्य निर्धारित करते समय अनेक बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि प्रतियोगी वस्तु के गुण, मांग, उपयोगिता मूल्य, वस्तु की मांग, उपयोगिता मूल्य, वस्तु की मांग, उपयोगिता मूल्य, वस्तु की मांग पैदा करने तथा मांग में वृद्धि करने का तत्व प्रमुख होते हैं। फिर संवर्धन। संवर्धन उत्पाद की मांग को निरंतर बाजार में बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत प्रचार को महत्व प्रदान किया जाता है। फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन यह माल व सेवाओं के प्रवाह का प्रबंधन है। तो माल व सेवाओं के प्रवाह का प्रबंधन, इसमें सभी क्रिया शामिल है जो कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में बदलता है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के निम्न चरण हैं, जिसमें पहला होता है नियोजन, दूसरा होता है बनाना यानी विकसित करना। इसमें कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत से अच्छे संबंध बनाना। नियोजन यानी कंपनी की योजना है, ग्राहकों को उत्पाद व सेवा कैसे उपलब्ध करवाई जाए। फिर बनाना, फिर वस्तुओं का निर्माण। इसमें वस्तुओं का निर्माण करना, उसका परीक्षण करना, पैकिंग करना और डिलीवरी के लिए निर्धारित करना। फिर है वितरण। ग्राहक से आदेश प्राप्त करना तथा माल की उचित समय पर आपूर्ति करना। फिर है रिटर्न या फिर माल वापसी। तो क्या है, ग्राहक दोषपूर्ण उत्पाद व अतिरिक्त उत्पाद को वापस कर सकता है। फिर समतांश या फिर पूर्वाधिकार अंशों से किन कारणों से बेहतर माने जाते हैं। तो समता अंश व पूर्वाधिकार अंश दोनों ही दीर्घकालीन वित्त के स्रोत हैं, जिनमें समता अंश पूर्वाधिकार अंशों से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि समता अंश धारक कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं जो असीमित लाभांश प्राप्त करते हैं, जबकि पूर्वाधिकार अंश धारकों को निश्चित लाभांश प्रदान किया जाता है तथा कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। समता अंश धारक की कंपनी के प्रबंधन में निर्णायक भूमिका होती है, जबकि पूर्वाधिकार अंश धारकों की कंपनी के प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं होती। कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णयों में समता अंश धारक मतदान करते हैं, जबकि पूर्वाधिकार अंश धारक को मतदान का अधिकार नहीं होता।
फिर प्रॉक्सी या प्रति पुरुष नियुक्ति का अधिकार भी समतांश धारकों को होता है, ना कि पूर्वांश धारकों को। फिर एफडीआई और एफआईआई में अंतर क्या है? तो एफडीआई का अर्थ किसी विदेशी कंपनी या संस्था द्वारा भारतीय कंपनी में किया गया निवेश। फिर एफआईआई, इसका अर्थ है किसी एक विदेशी निवेशक द्वारा भारतीय शेयर बाजार में किया गया निवेश। फिर एफडीआई द्वारा निवेश आमतौर पर लंबी अवधि के लिए किया जाता है। एफआईआई द्वारा निवेश आमतौर पर सीमित अवधि या अल्प अवधि के लिए होता है। फिर एफडीआई के माध्यम से किए गए निवेश में निवेशकों के लिए प्रवेश करना और बाहर निकालना आसान नहीं होता। एफआईआई के माध्यम से निवेश किए जाने पर निवेशक आसानी से बाजार से प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। फिर एफडीआई निवेशक एक विशेष कंपनी को लक्षित करता है। एफआईआई निवेश किसी विशिष्ट कंपनी को लक्षित नहीं करता। एफडीआई के माध्यम से प्राप्त निवेश पूरे देश के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे देश की जीडीपी में वृद्धि होती है। एफआईआई के माध्यम से निवेश देश की कंपनियों की पूंजी में वृद्धि होती है। फिर यूनिकॉर्न की परिभाषा दें, तो जब किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब या इससे अधिक हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। यूनिकॉर्न की शुरुआत 2013 में हुई थी। भारत में यूनिकॉर्न आमतौर पर नवाचार, स्केलेबिलिटी और बाजार की मांग, मजबूत नेतृत्व, सफल फंडिंग, तेजी से विकास के मील के पत्थर साबित हुए हैं। स्टार्टअप अक्सर उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं, एक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करते हैं और दीर्घकालिक स्थिरता और लाभप्रदता की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इस तरह स्टार्टअप नवाचार, बाजार की मांग, तकनीक व सफल निवेश प्राप्त कर यूनिकॉर्न बन जाते हैं। उद्यम पूंजी क्या है? उद्यम पूंजी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो उद्यम पूंजी जब कोई व्यवसायी उद्यमी अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जिस धन का निवेश करता है उसे उद्यम पूंजी कहा जाता है। तो क्या है, जब कोई व्यवसायी या उद्यमी अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जिस धन का निवेश करता है उसे उद्यम पूंजी कहा जाता है। इस पूंजी में अनिश्चितताओं के साथ अत्यधिक जोखिम रहता है। उद्यम पूंजी की प्रमुख विशेषताएं: अत्यधिक जोखिम, अत्यधिक लाभ। प्रारंभिक पूंजी तरलता का अभाव होता है और दीर्घकालीन पूंजी होती है, इसलिए प्रतिफल लाभांश के रूप में होता है। तो इसका प्रतिफल लाभांश के रूप में होता है और तकनीक ज्ञान पर आधारित होती है। अभिप्रेरणा के द्विघटक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर अमेरिकी व्यवहारवादी व मनोवैज्ञानिक हर्ज़बर्ग द्वारा मैस्लो के आवश्यकता पदों सोपान सिद्धांत को संशोधित कर द्विघटीय के सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने किया? अमेरिकी व्यवहारवादी व मनोवैज्ञानिक, किसने? हर्ज़बर्ग ने। और इसने मैस्लो के आवश्यकता के पद सोपान सिद्धांत को संशोधित करके ही द्विघटीय के सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था। ठीक है। अब क्या है आरोग्य घटक? तो इसमें दो घटक होते हैं, एक होते हैं आरोग्य घटक और एक होते हैं उत्प्रेरणात्मक घटक। आरोग्य घटक जब व्यक्ति कार्यस्थल पर अपने कार्य से असंतुष्टि प्राप्त करता है तो उसे असंतुष्टि का कारण वातावरण है जहाँ वह कार्य करता है। इस वातावरण का जो घटक प्रभावित करता है, इस वातावरण को जो घटक प्रभावित करते हैं, हर्ज़बर्ग उन्हें आरोग्य घटक कहा जाता है। हर्ज़बर्ग के अनुसार उन्हें आरोग्य घटक कहा जाता है। फिर संस्था की नीतियाँ होती हैं, जैसा कि फिर संस्था का प्रशासन, कार्यदशाएं, पर्यवेक्षण, पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध, वेतन या मजदूरी या कार्य सुरक्षा। तो सिर्फ क्या है, जब व्यक्ति कार्यस्थल पर असंतुष्टि प्राप्त करता है तो असंतुष्टि का कारण है ये। फिर उत्प्रेरक घटक क्या होते हैं? वे घटक जो व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते किंतु उसे असंतुष्ट होने से रोकते हैं, जैसे कि अर्थात कर्मचारियों की संतुष्टि को बनाए रखने हेतु आवश्यक है। अभिप्रेरक घटक कर्मचारी को संतुष्टि प्रदान करने का कार्य करते हैं। उपलब्धियां, मान्यताएं, सम्मान, विकास, उत्तरदायित्व, व्यक्तित्व, कार्य की प्रगति। तो ये कौन से हैं? उत्प्रेरक घटक। फिर सामाजिक लेखांकन को परिभाषित करते हुए उसके लाभों का उल्लेख करें।
तो सामाजिक लेखांकन सामाजिक उद्देश्य से किए गए निवेश व उससे प्राप्त लाभों का लेखा जोखा। नहीं, ये तो मैंने पढ़ लिया शायद से, ये अलग है, ये कुछ अलग आ गया। व्यक्तिगत नैतिकता व व्यावसायिक नैतिकता में 100 मूलभूत अंतर बताइए। तो व्यक्तिगत नैतिकता एक व्यक्ति के दैनिक जीवन में नैतिक व नीति सम्मत उचित माने जाने वाली आचार संहिता, ईमानदारी, दूसरों के प्रति सम्मान। फिर व्यावसायिक नैतिकता कठोर आचार संहिता और दिशा निर्देश जो औद्योगिक कार्य संस्कृति के भीतर कर्मचारियों पर लगाए जाते हैं, उदाहरण कानून का पालन करना, श्रमिक व्यवहार, गोपनीयता। फिर है जीएम पार्कर के अनुसार टीम के सदस्यों द्वारा निभाई जाने वाली 4 प्रमुख भूमिकाएं कौन सी है? तो पहला है अंशदान, संप्रेषण, फिर संप्रेषणकर्ता, फिर दूसरा है सहकार्यकर्ता और तीसरा है चुनौतीदाता। तो पहला कौन सा है? अंशदान, दूसरा है सहकार्यकर्ता, तीसरा है संप्रेषणकर्ता और चौथा है चुनौतीदाता। फिर है रिजर्व बैंक के द्वारा विभाजित गैर वित्तीय कंपनियों की श्रेणियां को नामोल्लेखित कीजिए। तो जमा स्वीकार करने वाली गैर वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, जमा स्वीकार न करने वाली गैर वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है। फिर संचार में अर्थपूर्ण बाधाओं से आप क्या समझते हैं? तो किसी संदेश को शब्द या प्रतीकों में कोडिंग और डिकोडिंग की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं से संबंधित बाधाओं को अर्थपूर्ण बाधाएं कहा जाता है। इस व्यवहार की बाधाएं दोषपूर्ण अनुवादों एवं विभिन्न व्याख्याओं के कारण आती हैं। फिर है आतिथ्य प्रबंधन के चरण बताइए। तो आगमन पूर्व, बेहतर सुविधा तथा स्थानों का विपणन, व्यवहार्य दरें और आगमन, स्वागत तथा चेक इन सुविधा। ठीक है। तो आतिथ्य प्रबंधन के चरण में पहला होता है आगमन पूर्व, जिसमें बेहतर सुविधा तथा स्थानों का विपणन, फिर व्यवहार्य दरें। ठीक है। फिर आगमन, तो स्वागत तथा चेक इन सुविधा। फिर कमरे पर आधिपत्य, जिसमें अतिथि की संतुष्टि, सेवा, सुविधा का समन्वय। फिर प्रस्थान, जिसमें चेकआउट है और अतिथि की राय लेना। फिर नेतृत्व की प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत को समझाइए। तो 1964 में ब्लैक एंड जे.एस. म्यूटन द्वारा प्रबंधकीय ग्रिड विकसित किया गया, जिसे नेतृत्व सांचा भी कहते हैं। यह ग्रिड 2 व्यावहारिक आयामों के आधार पर 5 नेतृत्व शैलियों की पहचान करता है। पहला है कमजोर प्रबंधन। यह प्रबंधन अधीनस्थों से काम करवाने के लिए न्यूनतम प्रयासरत रहता है, जिससे असमंजस, असंतोष उत्पन्न होता है। फिर कार्य प्रबंधन, तो प्रबंधन उत्पादन से अधिक चिंतित तथा अधीनस्थों की व्यक्तिगत जरूरतों पर कम जोर देता है, विनाशकारी शैली है। फिर मिडल ऑफ द रोड, संगठनात्मक लक्ष्य व अधीनस्थों की व्यक्तिगत जरूरतों के बीच संतुलन की कोशिश। तो औसत प्रदर्शन। फिर है केंद्रीय क्लब, जिसमें अधीनस्थों की व्यक्तिगत जरूरतों पर अधिक बल, आउटपुट पर कम ध्यान, स्व प्रेरित उत्पादन, तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस पे भी। और टीम प्रबंधन, यह सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली है। यहाँ प्रबंधक उत्पादन व कार्मिकों को एक साथ लेता है। मैकग्रेगा के सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन सी 5 है? कमजोर प्रबंधन, कार्य प्रबंधन, और फिर मिडिल ऑफ द रोड, और केंद्रीय क्लब, और टीम प्रबंधन। फिर विपणन का व्यवसाय के लिए क्या महत्व है? तो विपणन व्यवसाय की सफलता का आधार होता है। विपणन नियोजन, निर्णयन, संचार में सहायक होता है। विपणन में ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन वितरण किया जाता है। सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति होती है। विपणन में जीवन स्तर एवं रोजगार में वृद्धि होती है। संस्था के विकास और विस्तार होता है। विपणन में संगठन की ख्याति में वृद्धि होती है। ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है और उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ाई जा सकती है। मूल्य निर्धारण की किन्हीं 4 निर्धारित कारकों तत्वों का उल्लेखित कीजिए। तो वस्तु की लागत, वस्तु की उपयोगिता या बाजार में मांग, वस्तु के विक्रय के संदर्भ में अन्य वस्तुओं से प्रतियोगिता, और
वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में सरकार की नीतियां। तो लागत और उपयोगिता यानी कि बाजार में मांग और अन्य वस्तुओं से कितनी प्रतियोगिता है, और उत्पादन के संदर्भ में सरकार की नीतियां। फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के प्रमुख लाभों को लिखिए। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के निम्न लाभ है। इससे आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के बीच विश्वास व सहयोग में सुधार, उत्पाद के गमनागमन की गति सुधार और लागत न्यूनता को बढ़ावा देते हुए लाभ को उच्च किया जा सकता है। समन्वित रणनीतिक निर्णय में वृद्धि करके श्रृंखला में समन्वय बनाए रखे जा सकता है। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के प्रमुख लाभ है कौन से? श्रृंखला भागीदारों के बीच विश्वास सहयोग में सुधार और उत्पाद के गमनागमन की गति में सुधार, लागत न्यूनता को बढ़ावा देते हुए लाभ को उच्च और समन्वित रणनीतिक निर्णय में वृद्धि करके श्रृंखला में समन्वय बनाए रखा जा सकता है। फिर कोषों के दीर्घावधि स्रोतों का उल्लेखित कीजिए। तो है समतांश, फिर ऋणपत्र, संचित आय और पूर्वाधिकारांश। तो दीर्घावधि के स्रोत कौन कौन से होते हैं? समतांश, ऋणपत्र, संचित आय और पूर्वाधिकारांश। फिर निरंकुश नेतृत्व शैली के 4 लाभ। तो निर्णय शीघ्र और स्पष्टता से, कर्मचारियों को आदेश के प्रति संतुष्टि होती है और इस शैली में कम शिक्षित कर्मचारियों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यह शैली प्रबंधकों के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत होती है। फिर भूमिका संघर्ष को समझाइए। तो किसी संगठन में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष भूमिका के साथ साथ अपेक्षा जुड़ी रहती है। जब कोई व्यक्ति विशेष भूमिका अदा करते हुए अन्य लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाता, तो इसे भूमिका संघर्ष कहा जाता है। फिर विपणन व विक्रय की अवधारणा में प्रमुख अंतर उल्लेखित कीजिए। विपणन विपणन प्रक्रिया का एक अंग मात्र है, जबकि विपणन एक बृहत अवधारणा है। विक्रय विपणन प्रक्रिया का एक अंग मात्र है, जबकि विपणन एक बृहत अवधारणा है। विक्रय वस्तुओं को स्वामित्व अधिकार व अधिग्रहण का विक्रेता से उपभोक्ता उपयोगकर्ता को हस्तांतरित होता है। इसके विपरीत विपणन का अधिक जोर ग्राहकों की इच्छा व आवश्यकताओं पर होता है। फिर विक्रय की क्रिया अधिकतम विक्रय के लिए होती है, जबकि विपणन में ग्राहक की संतुष्टि पर जोर दिया जाता है। फिर है विक्रय क्रिया उत्पाद के विकसित कर लेने के पश्चात प्रारंभ होती है, जबकि विपणन क्रियाएं वस्तु के उत्पादन से काफी पहले प्रारंभ हो जाती हैं। फिर विक्रय में ग्राहक को उत्पाद के अनुसार डालने पर जोर दिया जाता है, जबकि विपणन में ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उत्पाद निर्माण पर जोर दिया जाता है। फिर क्या है? किसी व्यवसाय का आकार उसकी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। तो पूंजी संरचना का किसी व्यवसाय संस्था की वित्तीय दृढ़ता भावी सफलता पर सीधा प्रभाव डालती है। पूंजी संरचना को एकाधिक कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें व्यवसाय का आकार भी प्रमुख है, क्योंकि छोटे आकार की व्यावसायिक संस्था की जोखिम उठाने एवं धन एकत्रित करने की क्षमता कम होती है, इसलिए इनकी कुल पूंजी में अंश पूंजी का भाग अधिक होता है। बड़े आकार की संस्थाओं को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे किसी एक साधन से प्राप्त करना संभव नहीं होता। अतः ऐसी संस्थाओं की पूंजी में उन सभी स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे कम लागत एवं कम जोखिम पर आवश्यक पूंजी प्राप्त हो सके। इसके विपरीत मध्यम आकार व व्यावसायिक संस्थाओं की पूंजी संरचनाओं में अंश व ऋणपत्र दोनों साधनों को सम्मिलित किया जाता है। विपणन मिश्रण में 4P क्या है? तो विपणन मिश्रण में 4P उस मात्रा व और प्रकार के विपणन चर से है जिसका उपयोग फर्म किसी विषय समय में करती है। उत्पाद, मूल्य, प्रचार और स्थान। मनोवृत्ति में अहम रक्षात्मक कार्य को परिभाषित करें। तो अहम रक्षात्मक कार्य से तात्पर्य उन दृष्टिकोणों को धारण करने से है जो व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं या उन कार्य को उचित ठहराते हैं जो उसे दोषी महसूस कराते हैं। इसमें
इनकार, दमन, प्रक्षेपण, युक्तिकरण आदि शामिल हैं। फिर है समय प्रबंधन के लाभ। तो तनाव से राहत, यह चिंता से तनावग्रस्त होने से बचने में मदद करता है कि आप पूरा काम कर रहे हैं या नहीं। फिर है अधिक समय, अभिरुचियों या अन्य व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक प्रभावी ढंग से समय बिताने का आनंद ले सकते हैं। फिर है अधिक अवसर, कार्य को प्राथमिकता देने और शेड्यूल करने की क्षमता किसी भी संगठन के बेहद वांछनीय है। इसके लिए अधिक अवसर प्रदान करने में सहायक है। और फिर है लक्ष्यों को साकार करने की क्षमता। तो लक्ष्य और उद्देश्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करना और कम समय में ऐसा करने में सहायक। फिर प्रशिक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो प्रशिक्षण कर्मचारियों की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उनमें कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण विकसित करने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण के 2 तरीके हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अन्य प्रकार के प्रशिक्षण अनौपचारिक और औपचारिक प्रकार के होते हैं। फिर सैंडविच मैन विज्ञापन का अर्थ क्या है? और सैंडविच मैन विज्ञापन में कुछ लोगों को विचित्र वेशभूषा पहना दी जाती है और उनके चारों ओर विज्ञापित वस्तु के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। सैंडविच मैन के विचित्र पहनावे के कारण जन सामान्य का ध्यान इनकी ओर खिंच जाता है और जन सामान्य इनके चारों ओर लगे पोस्टर को पढ़ सकते हैं। बीड़ी सिगरेट के निर्माता सैंडविच मैन विज्ञापन का उपयोग करते हैं। फिर है ई मार्केटिंग के लाभ और हानि क्या है? तो ई मार्केटिंग के लाभ और के माध्यम से ई मार्केटिंग इंटरनेट के माध्यम से वस्तु सेवाओं का विपणन। लाभ है सबसे अधिक लागत प्रभावी, कम जोखिम भरा है। फिर संगठन को उपभोक्ताओं के बारे में विस्तृत डेटा रखने की क्षमता मिलती है। उपभोक्ताओं को त्वरित प्रतिक्रिया कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अधिक इंटरैक्टिव होने के कारण उपभोक्ता की संतुष्टि सुनिश्चित की जा सकती है। व्यक्तिकृत विपणन का सुलभ मार्ग है। और फिर उत्पाद व सेवा तक अधिक एक्सपोजर और पहुंच प्रदान करता है। फिर हानि क्या है? यह पूरी तरह से प्रौद्योगिकी और इंटरनेट पर निर्भर है। इस प्रकार थोड़ी सी भी चूक आपके पूरे व्यवसाय को खतरे में डाल सकती है। फिर है बिजनेस फेस वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता। तो पूरे विश्व में प्रतियोगिता होती है। फिर गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे हैं। उच्च पारदर्शिता व मूल्य प्रतिस्पर्धा। फिर है तेजी से बदलते तकनीक, वातावरण के साथ रखरखाव की लागत बहुत अधिक है। फिर स्टॉक मार्केट के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो स्टॉक मार्केट के प्रमुख कार्य शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज का गठन करता है, जहां स्टॉक, शेयर, बॉन्ड और डेरिवेटिव जैसे वित्तीय उपकरण खरीदे बेचे जाते हैं। तो शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंजों का गठन करता है, जहां स्टॉक, शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव जैसे वित्तीय उपकरण खरीदे बेचे जाते हैं। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो यह आईपीओ और स्टॉक के माध्यम से व्यवसायियों को पूंजी जुटाने की सुविधा प्रदान करता है। यह निवेशकों और व्यवसायों को एक ऐसा मंच प्रदान करके तरलता प्रदान करता है, जहां वे आसानी से स्टॉक खरीद सकें और बेच सकें। फिर यह पात्र सभी बाजार सहभागियों को समर्थन करता है और प्रतिभूति लेन-देन में उचित व्यवहार प्रदान करता है। लेन-देन की सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि सभी कंपनियां अच्छी तरह से विनियमित हैं। फिर धन सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास और पूंजी निर्माण के माध्यम से निवेश में योगदान देता है। फिर आर्थिक मापक बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने में मदद करता है। यह बचत और निवेश को प्रोत्साहित करता है और निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो जोखिम में विविधता लाने में सक्षम बनाता है। फिर है बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी या निगम एक ऐसी उद्यम है जिसका व्यवसाय संचालन उसके गृह देश के अलावा कम से कम एक देश में होता है। कुछ परिभाषाओं के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनी वे हैं जो अपने राजस्व का कम से कम 25% अपने गृह देश के बाहर उत्पन्न करती हैं। ये बड़े निगम हैं और वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, सैमसंग आदि। फिर नेतृत्व कार्य केंद्रित मॉडल क्या है? तो नेतृत्व की शैली में प्रतिपादक जॉन अडेयर हैं। तो इस शैली के प्रतिपादक जॉन अडेयर हैं इस बात पर प्रकाश डालता है कि एक प्रभावी नेता वह है जो विभिन्न आवश्यकताओं के बीच पूर्ण समन्वय या संतुलन स्थापित करता है तथा क्रियान्वयन करता है।
जिन्हें 3 भागों में कार्य आवश्यकताएं, समूह आवश्यकताएं और व्यक्तिगत आवश्यकताओं में बांटा जा सकता है। तो एक अच्छा नेता वो है जो विभिन्न आवश्यकताओं के बीच पूर्ण समन्वय और संतुलन स्थापित करे और क्रियान्वयन कर सके, ठीक है। और जिसमें कार्य आवश्यकता, समूह आवश्यकता और व्यक्तिगत आवश्यकताओं में बांटते हैं चीजों को, ठीक है। तो किसने दिया था ये? जॉन अडेयर ने। रॉबर्ट लॉटरमैन की 4C मार्केटिंग अवधारणा के घटकों को लिखें। तो रॉबर्ट लॉटरमैन की 4C मार्केटिंग अवधारणा के घटक निम्नलिखित हैं: उपभोक्ता की आवश्यकताएं और जरूरतें, संतुष्ट करने की लागत, खरीदने में सुविधा और संचार। फिर है विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय विपणन के प्रचार घटक के भाग हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में? तो विज्ञापन यह संचार का एक अवैयक्तिक रूप है जिसकी जनता तक व्यापक पहुंच है। मास मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग से प्रति व्यक्ति लागत कम है इसकी और कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं की जा सकती। पर व्यक्तिगत विक्रय में यह संचार का एक ऐसा व्यक्तिगत रूप है जिसकी सीमित लोगों तक पहुंच होती है और प्रति व्यक्ति आगत लाभ अधिक है। और विक्रेता सेल्समैन द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया फीडबैक को एकत्र किया जाता है। राइट इशू से क्या समझते हैं? तो जब पहले से संचालित कंपनी पूंजी जुटाने के लिए नई इक्विटी बेचती है तो कंपनी द्वारा इन शेयरों को खरीदने में मौजूदा शेयर धारकों को वरीयता दी जाती है, यानी नए शेयर खरीदने का प्रथम अधिकार उनके पास होता है। इसे राइट इशू कहा जाता है। फिर है पर्यटन प्रबंधन से क्या समझते हैं? पर्यटन प्रबंधन के महत्वपूर्ण तत्व लिखिए। तो पर्यटन प्रबंधन उन व्यवसाय और संगठनों के संचालन या गतिविधियों की देखरेख और समन्वय करने की प्रक्रिया है जो पर्यटन उद्योग में शामिल हैं। इसमें यात्री के अनुभव को अधिक मनोरंजक और परेशानी मुक्त बनाने के लिए होटल, रेस्तरां प्रबंधन से लेकर टूर ऑपरेटर और परिवहन कंपनियों तक सब कुछ शामिल हो सकता है। पर्यटन प्रबंधक के तत्व: पर्यटन स्थल का अध्ययन करना, यह सुनिश्चित करना कि भ्रमण की उचित योजना के अनुसार सभी पहलू सुचारू और कुशलता से संचालित हों। पर्यटन स्थल के प्रमुख आकर्षण केंद्रों के लिए यात्रा व्यवस्था प्रदान करना। फिर गंतव्यों पर पर्यटकों के लिए आवास, भोजन आदि विभिन्न सुविधाओं का व्यवस्था करना। फिर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न विपणन प्रयासों को अपनाना, जैसे 360 डिग्री वीडियो का प्रचार, पोस्टर रिलीज आदि। फिर प्रबंधन के क्षेत्र में उद्यमिता से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो उपलब्ध अवसर के साथ एक व्यवसाय योजना विकसित करने, ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए नवाचारों का उपयोग करके व्यवसाय शुरू करने और चलाने और जोखिम और अनिश्चितताओं के अनुसार लाभ कमाने की प्रक्रिया को उद्यमिता कहा जाता है। तो क्या है उद्यमिता? उपलब्ध अवसर के साथ एक व्यवसाय योजना विकसित करने, ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और नवाचारों का उपयोग करके व्यवसाय शुरू करने और चलाने और जोखिम और अनिश्चितताओं के अनुसार लाभ कमाने की प्रक्रिया को उद्यमिता। ऐसा व्यवसाय स्थापित करने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। उद्यमिता की विशेषताएं क्या क्या हैं? एक व्यवस्थित गतिविधि है जिसके लिए कुछ स्वाब, कौशल, ज्ञान, अन्य योग्यताएं की आवश्यकता होती है जिन्हें हासिल किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। पर केवल वैध गतिविधियां या कार्य ही उद्यमिता के अंतर्गत आते हैं, ना कि कोई गैर कानूनी कार्य। फिर उद्यमिता केवल उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक लाभ के लिए मूल्य का सृजन करना है। तो उद्यमिता का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ या सामाजिक लाभ के लिए मूल्य का सृजन। फिर उद्यमिता प्रकृति में रचनात्मक और नवाचारों का समर्थन करती है। विभिन्न उपलब्ध संसाधनों को जुटाकर उत्पादन का संगठन। फिर उद्यमी की जोखिम लेने की प्रकृति महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये हो गया अपना ये। फिर आते हैं, तो अगला है क्वेश्चन, धन के अधिकतमकरण की अवधारणा के उद्देश्य में बताइए, उद्देश्य के बारे में बताइए। तो शेयर धारकों की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करना, संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करना, फिर निर्णय प्रक्रिया को व्यापक व तार्किक बनाना, शेयर नवाचार व सुधारों को सम्मिलित करना। ठीक है, तो यही शेयर धारक की धन के अधिकतमकरण की अवधारणा है के उद्देश्य हैं। क्या क्या है? संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, संसाधनों का बेहतरीन उपयोग, निर्णय प्रक्रिया को व्यापक और तार्किक
नवाचार और सुधारों को सम्मिलित। फिर एंजल निवेशक उद्यमिता के लिए किस प्रकार सहायक है? ये एक ऐसा निवेशक है जो उद्यमियों को अपना व्यवसाय या स्टार्टअप आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, साथ ही अनुभवी परामर्श भी उपलब्ध करवाता है। तो स्टार्टअप आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फिर ई विपणन से क्या तात्पर्य है? तो यह इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं के संवर्धन की प्रक्रिया है। यह प्रत्यक्ष विपणन का नवीनतम रूप है जो विपणन के रूप में प्रचलित है। फिर हेल्थ केयर तथा वेलनेस प्रबंधन की महत्ता को उजागर कीजिए। समाज, समुदाय, परिवार। तो कौन समाज हो गया, समुदाय हो गया, परिवार हो गया, वह व्यक्तियों की स्वास्थ्य व कल्याण से संबंधित सेवाओं को कार्य कुशलता और प्रभावशीलता के साथ उपलब्ध करवाना। तो सबकी आगे जाएंगी इसमें, किस किसकी, समाज, स्वास्थ्य, समाज, समुदाय, परिवार, व्यक्तित्व। फिर है हसबर्ग के उत्प्रेरक घटक पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो इन घटकों का संबंध कार्य की विषय वस्तु से है। उनकी उपस्थिति कार्मिक को कार्य संतुष्टि के साथ प्रेरित भी करती है। और ये मुख्यतः उपलब्धि, मान्यता, उन्नति, वृद्धि उत्तरदायित्व वृद्धि, विकास, स्वयं द्वारा कार्य एवं चुनौतीपूर्ण कार्य। तो इन ये इसके उदाहरण हैं। फिर विपणन मिश्रण की 4P अवधारणा को समझाइए। तो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, तो पढ़ लेते हैं। चलो वापस। विपणन मिश्रण एक कंपनी द्वारा अपने विपणन उद्देश्य को आगे बढ़ाने तथा उपभोक्ता को उत्पादन खरीदने के लिए प्रभावित करने के लिए चार चारकों का संयोजन है। जो ये है उत्पाद, इसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग सम्मिलित है। दूसरा है मूल्य, इसमें मूल्य निर्धारण तत्व जैसे मूल्य का उद्देश्य, बाजार की स्थिति, वस्तु की मांग। फिर तीसरा है तीसरा है स्थान, वितरण वस्तु का। और चौथा है संवर्धन, विज्ञापन, बिक्री, संवर्धन, जनसंपर्क आदि। इन चारों कारकों का पहला अक्षर पी से है, इसलिए इसे 4P अवधारणा कहा जाता है। फिर नेतृत्व की व्यवहारवादी विचारधारा पर टिप्पणी लिखिए। तो इस विचारधारा में नेता व्यक्तिगत गुणों और उसकी विशेषताओं के स्थान पर उसके व्यवहार पर अधिक बल दिया जाता है। व्यवहार से अभिप्राय नेता द्वारा किए जाने वाले कार्य, अर्थात नेता क्या है, वे अधीनस्थ उसको कैसे प्रेरित करते हैं, कैसे संचार स्थापित करते हैं और कैसे अधीनस्थों को निर्णय लेने में भागीदारी देते हैं। इसमें नेतृत्व के कार्य और शैलियों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो हो गया ये। फिर राइट इश्यू क्या कहते हैं? तो राइट इश्यू भी देखा, तो फिर पढ़ेंगे। किसी कंपनी को पुरानी हो जाने पर उसके द्वारा कुछ नए शेयर जारी किए जाते हैं। तो किसी कंपनी के पुरानी हो जाने पर उसके द्वारा नए शेयर जारी किए जाते हैं तथा शेयर सिर्फ मौजूदा शेयर धारकों को ही जारी किए जाते हैं। यह व्यवस्था राइट इश्यू कहलाती है, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों से अतिरिक्त पूंजी जुटा सकती है। फिर संधारणीय विपणन से क्या समझते हैं? तो विपणन का वह प्रकार जो ऐसे उत्पादों और सेवाओं का निर्माण से संबंधित है जो आसपास के वातावरण व सामाजिक पहलुओं का सम्मान करते हैं, अर्थात उत्पाद, सेवाओं व विचारों का निर्माण को बढ़ावा देना जो जीवन की गुणवत्ता और सुधार के साथ पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं। क्या? अर्थात ऐसे उत्पाद, सेवाओं व विचार के निर्माण को बढ़ावा देना जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, गलत नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर विपणन मिश्रण के तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो इसके 4 तत्व हैं: उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन। क्या नाटक इनके। ई विपणन ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो ई विपणन ने समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह अच्छी सस्ती वस्तुओं उपलब्ध करवाना, परिवहन व प्रदूषण की समस्या को कम करना, उत्पाद तक पहुंच सुनिश्चित होना, रोजगार के अवसर सृजन करना। हालांकि ई विपणन के कुछ नकारात्मक प्रभाव है, जैसे गोपनीयता की हास्य, धोखाधड़ी, अनुचित विज्ञापन, ठीक है। फिर नेतृत्व का गुणमूलक विचारधारा का क्या आशय है? तो यह नेतृत्व की परंपरागत विचारधारा है जिसका मान्यता नेता वही होगा जिसमें विशिष्ट गुण होंगे। इन विशिष्ट गुणों का व्यवस्थित अध्ययन विश्लेषण किया जा सकता है। यह विचारधारा गुणों को नेतृत्व का केंद्र बिंदु मानती है। फिर उन साधनों का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा मानवीय अभिवृत्तियों को परिवर्तन लाया जा सकता है। पहला है नवीन सूचनाएं उपलब्ध करवाकर, दूसरा है भय या उत्पीड़न द्वारा, तीसरा है मतभेद निवारण द्वारा और चौथा है समस्या समाधान में सहभागिता प्रदान करके।
फिर है अभिप्रेरणा वृद्धि में फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के द्विघटीय सिद्धांत के आरोग्य घटक की भूमिका। अरे भाई, आरोग्य घटक और द्विघटीय का रंग खा लिया मेरे को तो। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के द्विघटीय सिद्धांत का आरोग्य घटक व्यक्ति के कार्यों को बाध्यकारी वातावरण से संबंधित है। तो व्यक्ति के कार्यों के बाध्यकारी वातावरण से संबंधित है जो व्यक्ति की असंतुष्टि कम कर कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में मुख्य नीतियां, प्रबंधन, पर्यवेक्षण, कार्य दशाएं, वेतन स्थिति, सुरक्षा, अंतर व्यक्तिगत संबंध आदि शामिल है। तो ये कुछ नहीं करते, ये मतलब प्रोत्साहित नहीं करते, बस असंतुष्टि को कम कर देते हैं। फिर भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार स्टार्टअप से क्या अभिप्राय है। तो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार स्टार्टअप का अभिप्राय है, भारत सरकार के अधीन पंजीकृत एक इकाई 5 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो, पिछले किसी भी वर्ष वार्षिक आय 25 करोड़ से अधिक ना हो और नवाचार की दिशा में कार्य करना। फिर बैंक अधिविकर्ष क्या है। तो बैंक द्वारा अपने चुनिंदा ग्राहकों को उनके खातों में उपलब्ध राशि से अधिक धनराशि निकालने का दिया जाने वाला विकल्प बैंक अधिविकर्ष कहलाता है। अरे यार, ओवरड्राफ्ट कह रहे हैं यार, ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ, अधिविकर्ष। फिर धन का अधिकतमकरण और लाभ के अधिकतमकरण में किस प्रकार भिन्न है। तो लाभ के अधिकतमकरण में अल्पकालीन लाभों, वर्तमान लाभों को बढ़ाने पर बल दिया जाता है, जबकि धन के अधिकतमकरण में कुशल व्यापारिक नीतियों में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ दीर्घकाल में अंशधारियों का धन संपदा बढ़ाने पर बल दिया जाता है। अर्थात अंशधारियों के वर्तमान लाभांश को अधिक करने के स्थान पर दीर्घकाल में प्रति अंश बाजार मूल्य को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य निर्धारण के तत्व पर टिप्पणी कीजिए। तो मूल्य का उद्देश्य क्या है। अधिक लाभ के लिए उच्च मूल्य, अधिक बिक्री के लिए कम मूल्य। फिर है लागत मूल्य, उत्पाद की लागत के अनुसार मूल्य निर्धारण। बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। तो प्रतिस्पर्धा अधिक होने पर मूल्य कम, प्रतिस्पर्धा कम होने पर मूल्य अधिक। फिर है उपभोक्ता की मांग व उपयोगिता। यदि उत्पाद की मांग व उपयोगिता अधिक है तो मूल्य अधिक और मांग व उपयोगिता कम तो मूल्य कम। सरकार व कानूनी, इसके तहत अति आवश्यक वस्तुओं का अधिक मूल्य नहीं रखा जाता। तो मूल्य निर्धारण के तत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, फिर लागत मूल्य क्या है, फिर बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकता है क्या, फिर उपभोक्ता की मांग उपयोगिता क्या है और सरकार व कानूनी नियम क्या है। फिर क्या है, उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद को बाजार में पेश किए जाने से उसे हटा दिए जाने तक की प्रक्रिया है। कथन के संदर्भ में उत्पाद जीवन चक्र के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। करते हैं, रुको एक सेकंड। उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद को बाजार में पेश किए जाने से लेकर उसे बाजार से हटा दिए जाने तक की प्रक्रिया है। कथन के संदर्भ में उत्पाद जीवन चक्र के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है उत्पाद का बाजार में परिचय। इस चक्र में लागत अधिक, पैसा कम कमाया जाता है, मांग उत्पन्न करने एवं उत्पाद की ब्रांडिंग पर अधिक ध्यान। फिर वृद्धि, इस चरण में बाजार में उत्पाद की प्राथमिकता व हिस्सेदारी बढ़ाने पर बल, उत्पाद के नए प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, उत्पाद की कीमत तो कम किंतु व्यवसाय की लाभप्रदता बढ़ती है। फिर परिपक्वता, बाजार में उत्पाद की हिस्सेदारी अधिकतम स्तर पर पहुंच जाती है, कंपनी उत्पाद के संबंधी सुविधा में वृद्धि करती है तथा उत्पाद का मूल्य कम रखती है और जिससे अधिक बिक्री अधिकतम स्तर पर पहुंच जाती है। फिर गिरावट, बिक्री व लाभ कम होने लगते हैं, अतः उत्पाद को बड़े बदलाव करने होते हैं, उत्पाद पर छूट, अन्य ऑफर देने होते हैं। फिर व्यवसाय नैतिकता के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो है उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित रूप से दृढ़तापूर्वक नैतिकता पूर्ण व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। फिर सामान्य कोड का प्रशासन, नैतिक मापदंडों को लिखित व उल्लिखित करना जैसे ईमानदारी, कानून का पालन। फिर अनुपालन तंत्र की स्थापना, तो वास्तविक निर्णय व कार्य फर्म के नैतिक मानकों के अनुसार हैं या नहीं, इनकी सुनिश्चितता के लिए एक तंत्र की स्थापना। फिर प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों को शामिल, तो व्यवसाय की नैतिकता का वास्तविक रूप देने के लिए कर्मचारियों को हर स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। और परिणामों का मापन, परिणामों को नैतिक मानकों से मापा जाना चाहिए। तो यह है प्रमुख तत्वों नैतिकता के, व्यवसायिक नैतिकता के प्रमुख तत्व। फिर है
टीम निर्माण प्रक्रिया के संपूर्ण चक्र को रेखांकित। तो परिभाषित उद्देश्य, तो टीम गठन के सामान्य विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए ताकि सदस्यों को अपने उत्तरदायित्व का बोध रहे। फिर टीम के लिए योग्य व कुशल सदस्यों का चयन। फिर है कार्यवाहियों व गतिविधियों का प्रारूप निर्धारण करना ताकि लक्ष्य प्राप्ति हेतु सदस्यों की भूमिका निर्धारण हो सके। फिर सदस्यों के व्यक्तिगत सामर्थ्य की पहचान करना। फिर सदस्यों को प्रशिक्षित करना। अगला है टीम के प्रयासों को पर्यवेक्षण करना ताकि मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। फिर है टीम के प्रयासों का मूल्यांकन करना ताकि परिणामों का उद्देश्य से मिलान कर उद्देश्य की प्राप्ति की स्थिति का पता लगाया सके। फिर आई आई आईजन हावर की टाइमिंग मैट्रिक्स साइकिल पर लघु लेख लिखिए। तो साइकिल एक समय प्रबंध उपकरण है। इसका उपयोग कार्य को उनकी आवश्यकता व महत्व के आधार पर प्राथमिकता देने के लिए किया जाता है। तो महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य, इनमें कार्य शामिल है जो तुरंत किए जाने चाहिए, जैसे आपदा व प्रोजेक्ट से संबंधित बैठक, मनी ट्रांसफर, परीक्षा की तैयारी आदि। फिर महत्वपूर्ण किंतु आवश्यक नहीं, जैसे वे कार्य शामिल है जो महत्वपूर्ण तो है किंतु जरूर तुरंत किए जाए, आवश्यक नहीं, जैसे दोस्तों के साथ मीटिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, हेयर कट आदि। फिर आवश्यक किंतु महत्वपूर्ण नहीं, तो वे कार्य जिन्हें तात्काल रूप से किया जाना आवश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, इन कार्यों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, जैसे किराने का सामान, कुछ बैठकें, फोन कॉल आदि। फिर ना तो महत्वपूर्ण है ना ही आवश्यक है, जिन्हें टाला जा सकता है, जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग, टीवी में फिल्म देखना, दोस्तों के साथ गपशप करना। फिर उद्यमिता के विशेषताओं पर विस्तृत लेख लिखिए। तो उद्यमिता की विशेषताओं पर विस्तृत लेख, तो निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे नवाचार, उद्यमिता परंपरागत कार्यों की संपन्नता के साथ साथ नवीन तकनीक, नवीन उत्पाद व अन्य नवाचारों का समावेशन दर्शाती है। सृजनात्मक क्रिया, इसमें अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन करके सृजनात्मक कार्य किए जाते हैं। फिर जोखिम वहन करना, नए सिरे से व्यापार की स्थापना, उत्पाद का प्रस्तुतिकरण, बाजार की अनिश्चितता, मूल्य निर्धारण हेतु किए गए निवेश संबंधी जोखिम। फिर अवसर खोजने की प्रक्रिया, समाज व ग्राहकों की समस्याओं व आवश्यकताओं, तकनीक परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा आदि को ध्यान में रखकर नए अवसरों की तलाश। फिर सिद्धांतों पर आधारित न कि अंतर्ज्ञान पर, तो उद्यमिता व्यवसाय शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, कानून, सांख्यिकी, प्रबंधन शास्त्र आदि के सिद्धांतों पर आधारित होती है, न कि अंतर्ज्ञान पर। फिर स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व प्रदान करना और नवीन उपक्रमों की स्थापना व संचालन, उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम। फिर है उद्यमिता एक पेशेवर प्रक्रिया व व्यवहार। फिर पर्यटन प्रबंधन के प्रमुख घटकों पर टिप्पणी कीजिए। तो इसके पर्यटन के लिए आवश्यक सेवाओं की कार्य कुशलता व प्रभावशीलता की सुनिश्चितता के लिए पर्यटन प्रबंधक आवश्यक है, जिसके प्रमुख घटक हैं, जैसे कि परिवहन, पर्यटक को यात्रा सुगम बनाने हेतु स्थल का आकर्षक स्थल की सूचना पर्यटक तक पहुंचाना। फिर आवास व होटल, पर्यटक को आराम व विश्राम के लिए आवश्यक अनुरूप सुविधा उपलब्ध करवाना। फिर है मनोरंजन की विविधता, जैसे मन बहलाने, मौज मस्ती करने आदि के लिए रेस्टोरेंट, एम्यूजमेंट पार्क, क्लब आदि। फिर वित्त व्यवस्था, आसान मासिक किस्तों पर वित्त व्यवस्था करना। फिर वीजा नियम, सरलता से वीजा उपलब्ध। फिर ट्रेवल एजेंसी व टूर ऑपरेटर, पर्यटक को बाहर आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करवाना। फिर सुरक्षा, पर्यटक को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना। फिर अगला है कर्मचारी विकास व कर्मचारी प्रशिक्षण एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो कर्मचारी प्रशिक्षण की प्रगति अल्पकालिक है, कर्मचारी विकास दीर्घकालिक है। कर्मचारी प्रशिक्षण संकुचित क्षेत्र है, पर कर्मचारी विकास का क्षेत्र व्यापक है। फिर कर्मचारी प्रशिक्षण की विशेषताएं हैं कि तकनीकी कौशल से संबंधित है और वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कौशल व क्षमता विकास किया जाता है। और कर्मचारी विकास कौशल विकास के साथ मानव विकास से संबंधित है और ये वर्तमान व भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो कर्मचारी का प्रशिक्षण यानी तकनीकी कौशल से संबंधित। फिर है एजुकेशनल मैनेजमेंट, तो शैक्षणिक कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मानवीय भौतिक संसाधनों का कार्य कुशलता व प्रभावशीलता से उपयोग करना शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। इसके लिए विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्ति हेतु अनुकूल वातावरण, शिक्षकों को वृद्धि व विकास के लिए अवसर उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना, गुणात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाना,
शिक्षकों को सम्मेलन, गोष्ठी व प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करवाना, विद्यार्थी व समाज केंद्रित शिक्षण योजना, फिर अध्यापकों की कार्य क्षमता व व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि करना। फिर औपचारिक व अनौपचारिक समूह में अंतर। तो औपचारिक समूह जो सचेतन जानबूझकर गठन किया जाता है, अनौपचारिक स्वतः ही स्वाभाविक रूप से गठित। फिर औपचारिक समूह कार्य को पूर्ण करना उसका उद्देश्य होता है, अनौपचारिक मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं। औपचारिक समूह यह आकार में विस्तृत होता है, अनौपचारिक एक छोटा समूह होता है। फिर औपचारिक यह स्थायी प्रकृति का होता है, अनौपचारिक अस्थायी प्रकृति का होता है। औपचारिक समूह पद सोपानीय व आदेश की एकता के अनुरूप सदस्यों के मध्य दोहरा संचार होता है। अनौपचारिक में किसी भी दिशा में किया जा सकता है, अर्थात ग्रेपवाइजेशन पैटर्न होता है। फिर औपचारिक नेतृत्व होता है औपचारिक समूह में, और अनौपचारिक समूह में अनौपचारिक नेतृत्व। औपचारिक समूह पद स्थिति के आधार पर होता है, अनौपचारिक समूह व्यक्ति की योग्यता व गुणों पर। फिर भारतीय प्रतिभूति व विनियमन बोर्ड का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके कार्यों का लघु लेख। तो 1988 में भारत सरकार के संकल्प के माध्यम से गैर वैधानिक रूप से स्थापित इस संस्था को 1992 में सेबी एक्ट के माध्यम से वैधानिक रूप दिया गया। यह भारत के स्टॉक बाजार की विनियामक संस्था है। सेबी के कार्य हैं स्टॉक बाजार का विकास, निवेशकों के हितों की रक्षा, स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए अनुमति देना तथा उन पर नजर रखना, फिर स्टॉक बाजार के लिए नियम बनाना एवं लागू करवाना, फिर है ब्रोकर व सब ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, हेज फंड आदि को लाइसेंस देना, डिपॉजिटरी संस्था का नियमन और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। फिर है विपणन प्रबंधन की विपणन अवधारणा क्या है। तो विपणन प्रबंधन इसकी मान्यता है कि उपभोक्ता की इच्छा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पाद निर्मित करने चाहिए, अतः उपभोक्ता की संतुष्टि पर केंद्रित होकर एक ग्राहक प्रधान अवधारणा। फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के प्रमुख घटकों का, जिसमें उत्पादन, कच्चे माल से नए उत्पाद करना, आपूर्तिकर्ता उत्पाद को बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाना, थोक विक्रेता यह कंपनी को अधिक उत्पाद का ऑर्डर देते हैं, कंपनी से उत्पाद कुछ दामों में प्राप्त करते हैं, ये रिटेलर को आपूर्ति करते हैं। फिर फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से उत्पाद खरीदता है, अपना लाभ जोड़कर उपभोक्ता को बेचता है। और ग्राहक, जो ग्राहक को प्रोडक्ट की जरूरत होती है और रिटेलर से उत्पाद को खरीदता है। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? उत्पादन, आपूर्तिकर्ता, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता, और फिर होता है ग्राहक। फिर है इनक्यूबेटर, स्टार्टअप कंपनियों को विकसित करने में मदद करता है। कैसे? तो तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाना, कार्यस्थल व कार्यालय उपलब्ध करवाना, तकनीकी व प्रबंधकीय क्षेत्र में सहयोग करना, फिर है प्रभावी व्यावसायिक योजनाओं के निर्माण में सहायता और बाजार व वित्त से संबंधित सहायता। फिर है मनोवैज्ञानिक कारक, व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें व्यक्तित्व बहिर्मुखी और परिपक्व और विनम्र हो सकता है। फिर अनुभूति नकारात्मक या सकारात्मक हो सकती है, और अभिवृत्ति अनुकूल और प्रतिकूल मूल्यांकन करके, और मूल्य आचरण के मानक होते हैं। फिर शेयर बाजार के संदर्भ में स्टॉक से क्या तात्पर्य है? तो स्टॉक वह निवेशक जिनके द्वारा प्राथमिक बाजार में निवेश किया जाता है। फिर है पारंपरिक व्यवसाय व ई व्यवसाय में अंतर। तो पारंपरिक व्यवसाय में स्थापना कठिन है, ई व्यवसाय में स्थापना सरल है। पारंपरिक व्यवसाय में कच्चे माल के स्रोत अथवा उत्पाद के लिए बाजार की संभावना, और ई व्यवसाय में कुछ नहीं है जरूरत। फिर है पारंपरिक व्यवसाय में मध्यस्थों का ग्राहक से संपर्क होता है, और ई व्यवसाय में प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट ग्राहक का संपर्क, मध्यस्थ नहीं होते। फिर पारंपरिक व्यवसाय में संचार की प्रकृति अधिक समय लेती है, फिर ई व्यवसाय में तुरंत और तत्काल। फिर पारंपरिक व्यवसाय में संगठनात्मक ढांचा पद सोपानी व्यवस्था के कारण ऊर्ध्वाधर लंबा होता है, ई व्यवसाय में संगठनात्मक ढांचा समतल होता है। फिर है पारंपरिक व्यवसाय में अंतर व्यक्तिक स्पर्श के अवसर बहुत अधिक होते हैं, पर ई व्यवसाय में बहुत कम होते हैं। फिर पारंपरिक व्यवसाय में मानव संसाधन अर्धकुशल या अकुशल भी होते हैं, पर ई व्यवसाय में तकनीकी रूप से योग्य होते हैं। फिर पारंपरिक व्यवसाय में लेन देन जोखिम आमने सामने होता है, संपर्क और लेन देन होने के
कारण इसमें कम जोखिम होता है। ई व्यवसाय में अधिक दूरी व पहचान न होने के कारण जोखिम ज़्यादा है। फिर पारंपरिक व्यवसाय में वैश्वीकरण अधिक है और ई व्यवसाय में वैश्वीकरण बहुत अधिक नहीं, सॉरी, पारंपरिक में बहुत कम है वैश्वीकरण, पर ई व्यवसाय में बहुत अधिक है क्योंकि साइबर क्षेत्र सीमा विहीन है। फिर कार्य पर प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रकाश डालिए। तो कार्य पर प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार पर प्रकाश, तो एक होता है प्रशिक्षुता, जिसमें प्रशिक्षक के माध्यम से नए कार्मिकों का मार्गदर्शन किया जाता है। इसमें बिजली का काम करने वाले प्लम्बर आदि, इसमें कार्य के सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों पक्षों की जानकारी दी जाती है। फिर है कार्य बदलाव। एक कार्मिक को एक कार्य स्थान जॉब से दूसरे कार्य स्थान जॉब पर भेजा जाता है जिससे वह अन्य कार्य को भी सीख सके और संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो पहला तो हो गया प्रशिक्षुता, दूसरा हो गया कार्य बदलाव, तीसरा हो गया इंटर्नशिप। इसमें कार्मिकों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक वास्तविक कार्य दशाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। फिर है अभिन्यास या ओरिएंटेशन। जब कोई नया कार्मिक कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसे कंपनी व उसके जॉब के बारे में मोटी मोटी जानकारी दी जाती है जिससे वह कंपनी के उद्देश्य, वातावरण व कार्मिकों के साथ समायोजित हो सके। फिर है संघर्ष प्रबंधन को परिभाषित करें और इसके प्रकारों का उल्लेख करें। तो संघर्ष प्रबंधन यह कार्यस्थल में संघर्ष को पहचानने और हल करने के लिए आवश्यक तकनीकों का एक समुच्चय है। संघर्ष प्रबंधन के प्रकार, तो प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे दल की कीमत, लक्ष्य प्राप्ति का महत्व, निम्न और उच्च। तो यार ये क्या है, टेबल मेरे को समझ में नहीं आ रही। रिश्ते का महत्व निम्न, उद्यम पूंजी दाता और एंजल निवेशकों के बीच अंतर। तो प्रारंभिक निवेश के पश्चात चरण या विस्तार चरण में, तो उद्यम पूंजी पतियों द्वारा निवेश का चरण कब होता है? जब प्रारंभिक निवेश के पश्चात के चरण या विस्तार चरण में। प्रारंभिक में नहीं दिया जाता। फिर एंजल निवेशक प्रारंभिक बीजारोपण या नवजात अवस्था में देता है। फिर उद्यम पूंजीपतियां निवेश दृष्टिकोण क्या होता है? एकत्रित धन का प्रबंधन। और एंजल निवेशक का क्या होता है? समय के पैसे का योगदान। फिर उद्यम पूंजीपतियों की भूमिका क्या होती है? स्टार्टअप नीतियों में सक्रिय भागीदारी। एंजल निवेशक की क्या होती है? स्टार्टअप के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र शासन। फिर उद्यम पूंजीपतियों के निवेश साधन क्या होते हैं? अधिमान्य शेयर। और एंजल इन्वेस्टर के क्या होते हैं? सामान्य इक्विटी शेयर। फिर उद्यम पूंजियों की निवेश के पर प्रतिफल क्या होता है? निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। पर एंजल निवेशक का निवेश पर प्रतिफल एक कारक के रूप में पहचान, लेकिन मुख्य कारण नहीं। तो लॉजिस्टिक क्या है? लॉजिस्टिक स्रोत से गंतव्य तक जटिल आपूर्ति है। लॉजिस्टिक्स स्रोत से गंतव्य तक जटिल आपूर्ति श्रृंखला संचालन के प्रबंधन और निगरानी की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो स्रोत से गंतव्य तक जटिल आपूर्ति श्रृंखला संचालन के, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? लॉजिस्टिक के कार्य हैं जैसे मांग प्रसंस्करण, सामग्री प्रबंधन, सूची प्रबंधन, फिर गोदाम प्रबंधन, परिवहन। तो कौन से होंगे? मांग प्रसंस्करण, फिर सामग्री प्रबंधन, सूची प्रबंधन, गोदाम प्रबंधन, परिवहन, पैकेजिंग, लेबलिंग, सूचना नियंत्रण। फिर क्या है? व्यावसायिक नैतिकता और इसके किन्हीं 3 सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो व्यावसायिक नैतिकता वे नैतिक सिद्धांत, नीतियां जो और मूल्य जो व्यवसाय और ऐसी गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के लिए प्रदर्शन के तरीकों को नियंत्रित करते हैं। फिर व्यावसायिक नैतिकता के मूल सिद्धांत कौन से? जवाबदेहिता, पारदर्शिता, समावेश, नेतृत्व और पर्यावरण संबंधी चिंताएं। फिर अगला है दीर्घकालिक वित्त स्रोत और उनके उपकरणों की व्याख्या। तो कौन कौन से हैं दीर्घकाल के स्रोत? वे स्रोत जो लंबी अवधि के लिए धन जुटाया जाता है, आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक, जैसे कि बॉन्ड हो गए, इक्विटी हो गए, फिर सावधि ऋण हो गए, उद्यम पूंजी हो गई, आंतरिक साज सज्जा। तो बॉन्ड, इक्विटी, सावधि ऋण और उद्यम पूंजी और आंतरिक साज सज्जा। फिर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के तत्वों का उल्लेख कीजिए जिसमें कौन कौन से हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जिसमें आशा कार्यकर्ता और ग्रामीण स्तरीय औषधालय।
तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। फिर दूसरा आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें ग्रामीण अस्पताल और सामुदायिक केंद्र। और तीसरा आते हैं स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, जिसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाएं। तो प्राथमिक स्तर पे तो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के तत्वों को, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हो गए और प्राथमिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो गए। फिर व्यक्तिगत व्यवहार के 5 महत्वपूर्ण मॉडलों के नाम बताइए। तो व्यक्तिगत व्यवहार के मॉडल, तर्कसंगत आदमी होना चाहिए, सामाजिक आदमी होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति और संगठनात्मक आदमी और जटिल आदमी। तो व्यक्तिगत व्यवहार के मॉडल, तो तर्कसंगत आदमी, सामाजिक आदमी, आत्म साक्षात्कार करने वाला आदमी, संगठनात्मक आदमी, जटिल आदमी।